नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हम अपनी प्रथम पुस्तक समाजशास्त्र परिचय का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का हम प्रथम अध्याय पढ़ना शुरू कर चुके थे। हमारे प्रथम अध्याय का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। तो इस अध्याय में हम समाजशास्त्र की कुछ मूल जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं, यानी इस विषय से हमारा परिचय कर रहे हैं। और पिछले 3 भागों में हम काफ़ी कुछ जान चुके हैं और आज इस चौथे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो ये भाग हमें बताता है कि समाजशास्त्र जो स्वयं एक सामाजिक विज्ञान है, इसका अन्य मुख्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध है। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध। तो बच्चों, हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और इसके विभिन्न जो अन्य विषय हैं सामाजिक विज्ञानों के, उनसे संबंध को अब जानेंगे। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, तो यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है जिसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, 2 मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की क्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। तो यह विषय इनमें से किसी को भी अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, भले एक दुकानदार और ग्राहक के बीच की अंतःक्रिया हो, भले एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की अंतःक्रिया हो, भले ही 2 मित्रों के बीच की अंतःक्रिया हो, भले ही परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया हो। इनमें से किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया को समाजशास्त्र अपने विश्लेषण का बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार यह राष्ट्रीय मुद्दों जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों के वानिकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। तो इनमें से किसी भी चीज़ को समाजशास्त्र अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। तो हमने देखा कि छोटी से छोटी अंतःक्रिया या बड़े से बड़े राष्ट्रीय मुद्दे समाजशास्त्र विषय की विषय वस्तु बन सकते हैं, अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। तो यहाँ हमने देखा कि क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा या राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा यह विषय वैश्विक मुद्दों को भी अपने विषय वस्तु के रूप में रख सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। अर्थात स्पष्ट है कि हमारा विषय समाजशास्त्र इस चीज़ से परिभाषित नहीं होता कि यह क्या अध्ययन कर रहा है, अपितु इस बात से परिभाषित होता है कि यह अध्ययन किस प्रकार से करता है। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। तो ये सभी वे विषय हैं जो सामाजिक विज्ञानों में शामिल हैं और समाजशास्त्र भी इन्हीं का एक हिस्सा है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियाँ, संकल्पनाएं एवं पद्धतियाँ हैं। तो इन अलग अलग सामाजिक विज्ञानों में कोई सुस्पष्ट विभाजन नहीं है और इन सभी में कुछ हद तक कुछ मिलती जुलती रुचियाँ, संकल्पनाएं और कुछ मिलती जुलती पद्धतियाँ पाई जाती हैं। इसलिए यह समझा जाना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक स्वैच्छिक है और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट है, हमें ये समझना होगा कि कुछ विषयों में पृथकता जो है वो काफ़ी हद तक स्वैच्छिक है, यानी उन विषय को स्वेच्छा से अलग अलग रखा गया है, इनका कठोरता से पालन नहीं किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, अंतरों को अतिरंजित करना और
समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। तो वास्तव में इन सभी सामाजिक विज्ञानों को बिल्कुल अलग थलग कर देना, अंतरों को अतिरंजित करना यानी अंतरों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना और समानताओं पर आवरण चढ़ा देना यानी समानताओं पर कोई दृष्टि ना डालने जैसा होगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतर विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। और इन सबसे बढ़कर जो नारी अधिकारवादी सिद्धांत है, इन्होंने इन अलग अलग विषयों की उपागमों की जो अंतर निर्भरता है उसको स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। तो यहाँ एक उदाहरण है कि एक राजनीतिक विज्ञानी या एक अर्थशास्त्री यदि लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है या वह अध्ययन करना चाहता है कि अर्थव्यवस्था में या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन को वो पढ़ना चाहता है कि लिंग आधारित श्रम विभाजन किस प्रकार होता है, तो ये सब पढ़ने के लिए उसे परिवार के समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक होगा। तो भले राजनीतिक विज्ञानी अपने नज़रिए से किसी बिंदु को पढ़ रहा हो या अर्थशास्त्री किसी विषय वस्तु को अपने तरीके से पढ़ रहा हो, उसे साथ के साथ समाजशास्त्रीय जो नज़रिया है, परिवार का समाजशास्त्र हो गया, उसे पढ़ना यहाँ इस उदाहरण में आवश्यक होगा। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की। हमने देखा ये दोनों ही सामाजिक विज्ञानों का हिस्सा हैं, तो इन दोनों के क्या संबंध है। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है। तो ये हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का और उनके वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत और निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। तो यदि हम शास्त्रीय आर्थिक उपागम की बात करते हैं तो यह पूरी तरीके से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, यानी विभिन्न आर्थिक चर एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं, जैसे कि कीमत, मांग और पूर्ति के संबंध को ज्ञात करना, इसी प्रकार मुद्रा के प्रवाह को, आगत और निर्गत के अनुपात को और साथ ही साथ अन्य कई जो आर्थिक चर हैं उनके मध्य संबंधों को ज्ञात करना। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है, मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। तो परंपरागत जो अर्थशास्त्र रहा उसके अध्ययन का केंद्र हमेशा से आर्थिक क्रियाकलापों के संकुचित दायरे तक ही सीमित रहा है, इसने अन्य किसी दृष्टिकोण की ओर नहीं देखा है। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे सभी अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, इस उपागम का पालन करते हैं, वे आर्थिक क्रियाकलापों पर जब अपनी दृष्टि डालते हैं तो वे स्वामित्व के रूप में उत्पादन के जो साधन उपलब्ध हैं उनके जो संबंध हैं उसे विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में स्वामित्व का जो रूप है वो उत्पादन के साधनों को कैसे प्रभावित करता है, इसको ध्यान में रखते हुए ही वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। तो यदि हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो वहाँ जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि आर्थिक व्यवहार के लिए कुछ सुनिश्चित कानूनों के बारे में पता लगा पाना। समाजशास्त्रीय उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता
होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं समाजशास्त्रीय उपागम की, तो समाजशास्त्रीय उपागम में भी आर्थिक क्रियाकलापों या गतिविधियों को अध्ययन की विषय वस्तु माना जाता है, परंतु आर्थिक व्यवहार को भी सामाजिक मानकों, मूल्यों, हितों, व्यवहारों आदि के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं। तो जो भी निगमित क्षेत्र हैं, वहाँ जो कार्य करने वाले प्रबंधक हैं, वे सभी प्रबंधक इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आर्थिक व्यवहार को समझने के लिए भी हमें सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों को समझना होता है। विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। यदि हम विज्ञापन उद्योग की बात करें तो वहाँ जो भारी निवेश किया जाता है, उसका सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। यानी यहाँ इन जो विज्ञापनों में है, लोगों को लुभाने का प्रयास किया जाता है, उनके समक्ष ऐसी जीवन शैली रखने का प्रयास किया जाता है जिसे पाने को, जिसे प्राप्त करने को वो आतुर हो जाए। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां, जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। तो अर्थशास्त्र के अंदर भी विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, उनमें से एक है नारीवादी अर्थशास्त्री। तो जो नारीवादी अर्थशास्त्री हैं, वे लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और इस प्रकार वे अर्थशास्त्र के दायरे को भी बढ़ाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे यह देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। तो ये जो नारीवादी अर्थशास्त्री हैं, वो इस नज़रिए से देखेंगे कि जो कार्य महिलाओं द्वारा घर पर किया जा रहा है, वह वास्तव में बाहर की उत्पादकता से किस प्रकार संबंध रखता है। अर्थशास्त्र के परिभाषित विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की हैं। तो अर्थशास्त्र का जो परिभाषित विषय क्षेत्र है, इसने इस विषय को बहुत ही केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में विकसित होने में मदद की है। समाजशास्त्री प्राय अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है और उनकी माप एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यवहारिक सुझावों में परिणत करने की क्षमता से भी, जिसका जनहित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। तो ये माना जाता है कि समाजशास्त्री अक्सर अर्थशास्त्रियों से इस बारे में ईर्ष्या रखते हैं कि क्यों ईर्ष्या रखते हैं कि एक तो अर्थशास्त्र की शब्दावली काफ़ी स्पष्ट और उचित होती है, दूसरा उनकी माप एकदम सटीक या सही होती है, तीसरा उनके जो सैद्धांतिक कार्य हैं, उन सैद्धांतिक कार्य के परिणामों को विभिन्न व्यवहारिक सुझावों में परिणत करने की संभावना होती है, क्योंकि जब भी जनहित नीतियाँ तैयार की जाती हैं तो अर्थशास्त्रियों के विचारों को, उनके सिद्धांतों को मुख्य केंद्र माना जाता है। फिर भी अर्थशास्त्र की पूर्वानुमान लगाने की योग्यता को प्राय व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थात्मक प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। लेकिन अर्थशास्त्रियों की ये जो पूर्वानुमान लगाने की योग्यता है, ये विभिन्न चीज़ों से प्रभावित होती हैं या इस पर नुकसान पहुंचता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत व्यवहार, जैसे कि सांस्कृतिक मानक किसी विशेष संस्कृति के, और इसी प्रकार किसी विशेष संस्था का संस्थात्मक प्रतिरोध। इन सभी के कारण ही जो अर्थशास्त्रियों का पूर्वानुमान है, ये हमेशा सटीक नहीं होता है और इस संबंध में समाजशास्त्री अपने आप को एक उच्च स्तर पर पाते हैं, क्योंकि इन सब का अध्ययन समाजशास्त्री किया करते हैं। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। तो यह स्पष्ट है कि जो समाजशास्त्र है वो अर्थशास्त्र की तरह कोई तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। अर्थात समाजशास्त्र में एक प्रश्नकारी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही रखा जाता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में
प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रकृति देखने में आई है। तो इस प्रकार यह जो विषय है वो आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है। समाजशास्त्र हमें सहायता करता है विभिन्न प्रकार की ऐसी मान्यताएं जो आधारभूत मान्यताएं मानी जाती हैं उन सब के संबंध में प्रश्न उठाने में, और इस प्रकार जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनके तकनीकी साधनों के प्रति बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं की जो चर्चा है उसको ये आगे बढ़ाता है। ऐसी चर्चाओं को आगे लेकर जाने का कार्य समाजशास्त्र करता है। अब हम बात करें तो हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। और ये जो आर्थिक समाजशास्त्र में अध्ययन बढ़े हैं उसका मुख्य कारण समाजशास्त्र का एक वृहद, एक विशाल आलोचनात्मक दृष्टिकोण ही है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। तो यह समाजशास्त्र का बड़ा योगदान है कि यह किसी भी सामाजिक स्थिति की जो पहले से समझ उपस्थित है उस समझ को और स्पष्ट करता है और साथ ही साथ उसके बारे में पर्याप्त समझ बढ़ाता है। यह तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। तो यह जो कार्य है वो कैसे हो सकते हैं, तो तथ्यों की जानकारी के स्तर पर या किसी चीज़ के घटित होने के कारण को समझने को लेकर इस स्तर पर ये कार्य किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की। जैसा कि अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। तो हमने बात की थी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की, और जैसा वहाँ हमने देखा कि कई सारी जो पद्धतियाँ हैं वो एक जैसी हैं समाजशास्त्र में और अर्थशास्त्र में, उसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कई सारी पद्धतियाँ और कई सारे उपागम जो है उनकी परस्पर अंतःक्रिया देखने को मिलती है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। यदि हम परंपरागत राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो यह दो मुख्य तत्वों पर केंद्रित था, यानी जिस रूप में यह विषय शुरू हुआ तो उसके दो मुख्य केंद्र थे, दो मुख्य तत्व थे। एक था राजनीतिक सिद्धांत और दूसरे था सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। तो राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन दोनों में ही कहीं पर भी राजनीतिक व्यवहार गहन रूप से या अच्छी तरीके से शामिल नहीं किया जाता। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है। तो यदि हम सैद्धांतिक रूप में बात करें तो प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जिन्होंने भी इस क्षेत्र में कार्य किया है, यानी राजनीति विज्ञान से संबंधित, सरकारी प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य किया है, उन सभी ने सामान्यतः मुख्यतः सरकार संबंधी विचारों को ही केंद्र बिंदु माना है, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। यदि हम जो सरकारी प्रशासनिक अध्ययन की शाखा है उसकी बात करते हैं तो वहाँ का जो केंद्र बिंदु रहा है वो सरकार का जो औपचारिक ढांचा है, जो औपचारिक कार्यप्रणाली वही रही है। वास्तविक रूप से सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा। तो ये स्पष्ट है कि यदि हम समाजशास्त्र विषय की बात करते हैं तो यह समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित विषय है। जबकि हम बात करते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान की, तो परंपरागत राजनीति विज्ञान ने स्वयं को या अपने आप को शक्ति
राजनीति के जो औपचारिक संगठन हैं उनका साकार रूप यानी सरकार का जो साकार रूप है उसके अध्ययन तक ही स्वयं को सीमित रखा है। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतर संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। तो यह भी मुख्य अंतर है समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के मध्य कि समाजशास्त्र जो है वो सरकार सहित जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं का जो समुच्चय है यानी कई सारी संस्थाओं के समूह हैं उन सबके जो अंतर संबंध है, किस प्रकार इनमें अंतर्क्रिया होती है, इस पर मुख्य बल देता है। जबकि राजनीति विज्ञान जो है ये सरकार में किस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं सिर्फ उन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि समाजशास्त्र के अनुसंधान में समान रुचि को लेकर राजनीति विज्ञान से लंबी साझेदारी है। यदि हम समाजशास्त्र की बात करें तो इसके अनुसंधान की प्रक्रिया में समान रुचि को लेकर यानी यहाँ भी समान रुचि है किससे, राजनीति विज्ञान से। तो यहाँ एक साझेदारी देखने को मिलती है समाजशास्त्र का जो रुचि का विषय है और राजनीति विज्ञान के भी जो रुचि के विषय हैं उन दोनों में। मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने ऐसा काम किया है जिसको राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जा सकता है। तो आप मैक्स वेबर के बारे में आगे आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे, वहाँ आप जानेंगे कि ये एक ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने जो काम किया है वो काम इस प्रकृति का है कि इन्हें हम राजनीतिक समाजशास्त्री बुलाते हैं या इनका जो कार्य है उसे राजनीतिक समाजशास्त्र का नाम दिया जाता है। राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन के रूप में बढ़ता जा रहा है। और यहाँ मैक्स वेबर की बात तो हमने की ही है, हमें इस बात को भी समझना है कि वर्तमान में राजनीतिक समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इसमें राजनीतिक व्यवहार का वास्तविक अध्ययन किया जाता है, औपचारिक ढांचे के रूप में अध्ययन नहीं किया जाता। पिछले कुछ भारतीय चुनावों में भी मतदान के राजनीतिक प्रतिमानों का काफ़ी विशिष्ट अध्ययन देखने में आया है। तो पिछले जो भारतीय चुनाव रहे हैं उनमें से कई में मतदान के जो राजनीतिक प्रतिमान हैं यानी किस प्रकार से वास्तव में राजनीतिक प्रतिमानों के तहत मतदान होता है, इसको लेकर के विशिष्ट अध्ययन किए गए हैं जो कि वास्तव में राजनीतिक समाजशास्त्र की प्रकृति को ही प्रदर्शित करते हैं। राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, संगठनों में निर्णय लेने की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों के समर्थन के समाजशास्त्रीय कारण, राजनीति में जाति एवं जेंडर की भूमिका आदि का भी अध्ययन किया जा रहा है। तो ये ऐसे विषय हैं जो सभी राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र के बढ़ते हुए महत्व को प्रदर्शित करते हैं। तो राजनीतिक संगठनों की सदस्यता लोग किस आधार पर ग्रहण करते हैं, संगठनों में निर्णय लेने की क्या प्रक्रिया पाई जाती है, राजनीतिक दलों में जो भी समर्थन प्राप्त होता है उस समर्थन के समाजशास्त्रीय कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार राजनीति में जाति और जेंडर की विशिष्ट भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं को समझने का अध्ययन भी किया जा रहा है। और ये सभी ऐसे बिंदु हैं, ऐसे विषय हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण से अध्ययन है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों समाजशास्त्र एवं इतिहास की। तो इतिहास का एक तरह से नियम के मुताबिक अतीत का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्री समकालीन समय या कुछ ही पहले के अतीत में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो यह तो स्पष्ट है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें इतिहासकार एक नियम के मुताबिक पूरे अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी जहाँ तक संभव हो वहाँ तक के अतीत का अध्ययन करते हैं। वहीं हम बात करें समाजशास्त्रियों की, तो समाजशास्त्री अधिक
अधिकतर समकालीन समय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर कुछ ही पहले के अतीत में यानी कुछ वर्षों पहले के अतीत में ही अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं। इतिहासकार पहले वास्तविक घटनाओं के चित्रण में एवं चीज़ें वास्तव में कैसे घटित हुई इसे स्थापित करने में संतुष्ट होते थे। तो इतिहासकारों की हम बात करें तो वो ये जानना चाहते थे कि पहले, ठीक है, यानी जो ज़माना गुज़र गया उस दौर में, उस ज़माने में कैसे चीज़ें घटित हुआ करते थे, इन सब का चित्रण करने का ही कार्य मुख्यतः किया करते थे और इसी कार्य में संतुष्ट हुआ करते थे। जबकि समाजशास्त्र में असामयिक संबंधों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित था। वहीं हम बात करें समाजशास्त्र की तो उसमें असामयिक संबंधों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता था। इतिहास ठोस विवरणों का अध्ययन करता है जबकि समाजशास्त्री ठोस वास्तविकताओं से सार निकालकर उनका वर्गीकरण एवं सामान्यीकरण करता है। तो यह भी एक खास अंतर है दोनों विषयों में कि इतिहासकार सिर्फ ठोस विवरणों का अध्ययन करता है, जो भी अतीत के बारे में उन्हें ठोस विवरण प्राप्त होते हैं उन सभी को वो वैसा का वैसा अध्ययन करते हैं या सामने रखते हैं। वहीं जो समाजशास्त्री हैं वो ठोस वास्तविकताओं से सार निकालने का प्रयास करते हैं और जो सार निकला है उस सार के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और सामान्यीकरण भी करते हैं। आजकल इतिहासकार अपने विश्लेषण में समाजशास्त्रीय पद्धतियों एवं धारणाओं का उपयोग करने लगे हैं। तो आजकल हम इस विषय की, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहासकार भी अब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का, पद्धतियों का या समाजशास्त्रीय धारणाओं का इस्तेमाल अपने अध्ययनों में करने लगे हैं। परंपरागत इतिहास राजाओं और युद्धों के इतिहास के बारे में जानकारी देता रहा है। यह तो हम जानते ही हैं कि जो परंपरागत इतिहास विषय रहा है उसमें मुख्यतः राजाओं और युद्धों के संबंध में काफ़ी सारी जानकारी जुटाई जाती रही है। इतिहासकारों द्वारा अपेक्षाकृत कम चकाचौंध और कम रोमांचक घटनाओं जैसे जमीन के संबंधों में परिवर्तन या परिवार में जेंडर संबंधों के इतिहास का अध्ययन परंपरागत रूप में कम ही हुआ है, लेकिन यही बात समाजशास्त्रियों की रुचि का प्रमुख क्षेत्र बनी। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि इतिहासकारों द्वारा सामान्यतः कम चकाचौंध से भरी घटनाएं या ऐसी घटनाएं जो कम रोमांचक रही उनके अध्ययन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे जमीन के संबंधों में जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, परिवार में जेंडर संबंधों का जो इतिहास रहा संपूर्ण विश्व में या हमारे देश में। इसके अलावा यहाँ हम कुछ भी ऐसे मुद्दे की बात करें जो कि बहुत रोमांचित नहीं करता है, वे मुद्दे इतिहासकारों के लिए रुचि का विषय नहीं रहे, जबकि ऐसे ही मुद्दे समाजशास्त्रियों की रुचि का विषय बन गए। हालांकि आजकल इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय हो गया है और सामाजिक इतिहास तो इतिहास की विषय वस्तु है, लेकिन अब हम परंपरागत इतिहास से हटकर बात करते हैं, समकालीन इतिहास विषय की बात करते हैं। तो अब इतिहास काफ़ी हद तक समाजशास्त्रीय हो गया है और ख़ास बात यह है कि सामाजिक इतिहास अब इतिहास की मुख्य विषय वस्तु है। यह शासकों के कार्यों, युद्ध एवं राजतंत्रवाद के बजाय सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, प्रथाओं एवं प्रमुख संस्थाओं का अध्ययन करता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? सामाजिक इतिहास की। तो सामाजिक इतिहास किसका अध्ययन करता है? सामाजिक इतिहास जो है यह अब किस पर बल देता है या किसका अध्ययन करता है? तो यह अब सिर्फ राजाओं के कार्यों, युद्धों और राजतंत्रवाद पर ही अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बजाय इसके सामाजिक इतिहास मुख्यतः सामाजिक प्रतिमानों, लिंग संबंधों, लोकाचार, विभिन्न सामाजिक प्रथाओं आदि का अध्ययन करता है।
समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। तो अब हम जो दो विषयों की चर्चा करेंगे वे दो विषय हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित है। तो मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इसे व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही परिभाषित किया जाता है और यह स्पष्ट है कि यह विषय मुख्यतः व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाओं एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणाली एवं प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। तो जो मनोविज्ञान विषय है वो व्यक्ति से संबंधित कई सारे मुख्य बिंदुओं में रुचि रखता है, जैसे मनुष्य की, व्यक्ति की बौद्धिकता, उसकी सीखने की प्रवृत्ति, उसकी अभिप्रेरणा और याददाश्त या स्मृति, उसकी तंत्रिका प्रणाली और तंत्रिका प्रणाली के आधार पर किसी अनुक्रिया को या प्रतिक्रिया को करने में लिया गया समय, इसी प्रकार मनुष्य के या व्यक्ति की आशाएं और डर, ये सभी जो बिंदु हैं ये मनोविज्ञान की विषय वस्तु रहे हैं। सामाजिक मनोविज्ञान जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच एक पुल का कार्य करता है, अपनी प्राथमिक रुचि एक व्यक्ति में रखता है, लेकिन उसका इस बात से सरोकार रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूहों में सामूहिक तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है बच्चों कि सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है और ये ऐसी शाखा है जो समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के मध्य एक पुल का कार्य करती है। और यहाँ इस शाखा में यानी सामाजिक मनोविज्ञान में मुख्य जो रुचि है या प्राथमिक रुचि है वो व्यक्ति ही होता है, लेकिन यहाँ इस विषय में सरोकार इस बात से रहता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामूहिक स्थितियों में या समूहों में अपना व्यवहार करता है। यानी स्पष्ट है कि जब व्यक्ति अकेला होता है या व्यक्ति किसी सामाजिक स्थिति में या सामाजिक समूह का हिस्सा होता है तो दोनों स्थितियों में उसके व्यवहार में कुछ अंतर स्पष्ट होते हैं। तो मुख्यतः जो सामाजिक मनोविज्ञान है ये व्यक्ति के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार सामाजिक समूहों में रहते हुए वो प्रदर्शित करता है। समाजशास्त्र समाज में संगठित व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। वहीं हम बात करें समाजशास्त्र की तो समाजशास्त्र ऐसा विषय है जो समाज में संगठित व्यवहार को अध्ययन करने का या समझने का प्रयास करता है। यही वह तरीका है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा व्यक्तित्व को आकार मिलता है। उदाहरण के लिए आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उनका परिवार और नातेदारी संरचना, उनकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य। तो समाजशास्त्र ही वास्तव में वह तरीका प्रस्तुत करता है जिससे समाज के विभिन्न पक्षों द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार मिलता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देने में बहुत सारी चीज़ें महत्व रखती हैं। कुछ उदाहरण हैं आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, यानी व्यक्ति का जहाँ भी पालन पोषण हो रहा है, एक बालक का जहाँ पालन पोषण हो रहा है उस स्थान की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, उसका परिवार और नातेदारी संरचना, इसी प्रकार उसकी संस्कृति, मानक एवं मूल्य सभी उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। यह याद करना रुचिकर होगा कि दुर्खाइम जिन्होंने आत्महत्या के अपने प्रख्यात अध्ययन में समाजशास्त्र को स्पष्ट पद्धति एवं विषय क्षेत्र में स्थापित करने की चेष्टा की, इसमें उन्होंने उन व्यक्तियों की व्यक्तिगत उत्कंठाओं को बाहर ही रखा जिन्होंने आत्महत्या की या इसकी चेष्टा की। यहाँ खास बात हमें याद रखनी है कि यदि हम बात करते हैं दुर्खाइम की जो एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए, इन्होंने अपने आत्महत्या के अध्ययन किए, यानी आत्महत्या पर इन्होंने अपने शोध किए और उन शोध अध्ययनों में यह बात स्पष्ट रूप से उन्होंने रखी कि जो भी लोग आत्महत्या करते हैं तो उन आत्महत्या करने वालों या जो लोगों की आत्महत्या हो जाती है या जो आत्महत्या की कोशिश करते हैं उन लोगों की जो व्यक्तिगत उत्कंठाएं हैं वो आत्महत्या से संबंधित नहीं होती हैं, ऐसा दुर्खाइम ने बताया। और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्रीय कारक ही वास्तव में आत्महत्या को निर्धारित करते हैं।
यह उस सांख्यिकीय आंकड़े के लिए किया गया जो उन व्यक्तियों की कई सामाजिक विशेषताओं से सरोकार रखते थे। और इस निष्कर्ष पर दुर्कहाइम कैसे पहुँचे, तो इन्होंने उन सांख्यिकीय आंकड़ों की सहायता ली, उपयोग लिया, जो कि जिन आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों की सामाजिक विशेषताएं थी उनमें संबंध प्रदर्शित करते थे। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। अब हमें समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक मानव विज्ञान से देखना है। अधिकांश देशों में मानव विज्ञान में पुरातत्व विज्ञान, भौतिक मानव विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास, भाषा की विभिन्न शाखाएं और सामान्य समाजों में जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन शामिल हैं। तो जब भी हम बात करते हैं मानव विज्ञान की, तो यह एक बहुत अलग प्रकृति का विषय माना जाता है। और अधिकांश देशों में जो मानव विज्ञान विषय है उसमें पुरातत्व विज्ञान को, भौतिक मानव विज्ञान को, सांस्कृतिक इतिहास को और भाषा की विभिन्न शाखाओं को, और इसके अलावा सामान्य समाजों में जीवन के जो सभी पक्ष अब तक रहे उन सभी के अध्ययन को शामिल किया जाता है। यहाँ हमारा सरोकार सामाजिक मानव विज्ञान और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है, क्योंकि यह समाजशास्त्र के अध्ययन के एकदम निकट है। तो चूँकि मानव विज्ञान में बहुत से अलग अलग विषय वस्तुओं को रखा जाता है, हम यहाँ जब मानव विज्ञान की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सरोकार है वो सामाजिक मानव विज्ञान से और सांस्कृतिक मानव विज्ञान से है। क्यों? क्योंकि इनका जो संबंध है वो समाजशास्त्र से बहुत गहरा है, बहुत अधिक है। समाजशास्त्र को आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन समझा जाता है, जबकि सामाजिक मानव विज्ञान को सरल समाजों का अध्ययन समझा जाता है। तो यहाँ हमें याद रखना है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि ये माना जाता है कि यह आधुनिक जटिल समाजों का अध्ययन करता है, जबकि हम बात करें सामाजिक मानव विज्ञान की तो ये माना जाता है कि अतीत में या पहले अब तक जितने भी सरल समाज हुए उन सरल समाजों का अध्ययन सामाजिक मानव विज्ञान में होता है। सामाजिक मानव विज्ञान का विकास पश्चिम में उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि पश्चिमी शिक्षित सामाजिक मानव विज्ञानियों ने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन किया, जिनको प्राय विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समझा जाता था। तो सामाजिक मानव विज्ञान जो विषय है ये कैसे विकसित हुआ, तो माना जाता है कि इस विषय का विकास पश्चिम में तब हुआ, यानी उन दिनों हुआ जब यह माना जाता था कि जो पश्चिमी समाज है वह शिक्षित है, और वहाँ के जो सामाजिक मानव विज्ञानी हुए उन्होंने गैर यूरोपियन समाजों का अध्ययन करना शुरू किया, और ऐसे गैर यूरोपियन समाजों को इन्होंने हमेशा से विजातीय, अशिष्ट और असभ्य समाज समझा था। तो वास्तव में पश्चिमी सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा ये अध्ययन शुरू किए गए, और उन्होंने खासकर जो गैर यूरोपियन देशों के समाज हैं जिनकी कुछ इस तरीके की विशेषताएं वो मानते थे, उनके अध्ययनों को करना प्रारंभ किया था। जिनका अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया था उनके बीच के असमान संबंध पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की गई। इस दौरान जिन समाजों का अध्ययन किया गया और जिनका अध्ययन नहीं किया गया, उन दोनों प्रकार के समाजों के बीच में जो असमान संबंध रहे उनके बीच सामाजिक मानव वैज्ञानिकों द्वारा किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब समय बदल गया है और अब वे मूल निवासी विद्यमान हैं, चाहे वे भारतीय हैं या सूडानी, नागा हैं या संथाल, जो अब अपने समाजों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं। लेकिन अब हम वर्तमान की बात करें तो अब बिल्कुल समय बदल गया है, और अब ऐसे मूल निवासी जिन्हें वे असभ्य मानते थे, अशिक्षित मानते थे, वे विद्यमान हैं, और वे चाहे किसी भी प्रकार के हों, भारतीय हो, सूडानी हो, नागा हो या संथाल हो, ये सभी अब अपने समाजों के बारे में अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं और लिखते भी हैं। अतीत के मानव विज्ञानियों ने सरल समाजों का विवरण तटस्थ वैज्ञानिक तरीके से लिखा था। यदि हम
पुराने मानव विज्ञानियों की बात करें, अतीत के मानव विज्ञानियों की बात करें, तो उन्होंने वास्तव में सरल समाजों का जो अध्ययन किया था, उनका जो विवरण लिखा था, वो एक तटस्थ तरीके से लिखा गया था। प्रत्यक्ष व्यवहार में वे लगातार उन समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से करते रहे थे, जिसे वे एक मानदंड के रूप में देखते थे। यदि हम उनके प्रत्यक्ष व्यवहारों की बात करें, यानी जो सामाजिक मानव विज्ञानी हुए, उनके प्रत्यक्ष व्यवहार ये प्रदर्शित करते थे कि वे लगातार उन सरल समाजों की तुलना आधुनिक पश्चिमी समाजों से ही करते थे, और आधुनिक पश्चिमी समाजों को उन्होंने एक मानदंड के रूप में रखा हुआ था। सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा सरल व निरक्षर समाजों पर किए गए परंपरागत अध्ययन का प्रभाव मानव विज्ञान की विषय वस्तु और विषय सामग्री पर पड़ा। तो सामाजिक मानव विज्ञान द्वारा जो सरल और निरक्षर समाजों पर परंपरागत अध्ययन किए गए थे, उन सब का प्रभाव मानव विज्ञान जो विषय विकसित हुआ, उसकी विषय वस्तु पर और उसकी विषय सामग्री पर बहुत अधिक पड़ा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रवृत्ति समाज यानी सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी। यदि हम सामाजिक मानव विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रवृत्ति मुख्यतः सरल समाज के सभी पक्षों का एक समग्र में अध्ययन करने की होती थी, यानी जो सरल समाज हुए उनके वो सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहते थे। अभी तक जो विशेषज्ञता प्राप्त हुई है वह क्षेत्र पर आधारित थी। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप समूह, नूअर अथवा मेलेनेसिया। तो अभी तक जो भी विशेषज्ञता सामाजिक मानव विज्ञानियों द्वारा प्राप्त की गई है वह मुख्यतः क्षेत्र पर आधारित थी। जैसे कुछ उदाहरण हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अध्ययन किया गया, नूअर या मेलेनेसिया जैसी जगहों का अध्ययन किया गया। समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं, अतः समाज के भागों जैसे नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बिल्कुल यदि हम बात करते हैं समाजशास्त्रियों की, तो समाजशास्त्री जटिल समाजों का अध्ययन करते हैं और समाज के विभिन्न भागों जैसे कि नौकरशाही या धर्म या जाति अथवा एक प्रक्रिया जैसे कि सामाजिक गतिशीलता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सामाजिक मानव विज्ञान की विशेषताएं थीं लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा, समुदाय जिसका अध्ययन किया उसमें रहना और अनुसंधान की निर्जातीय पद्धतियों का उपयोग। तो सामाजिक मानव विज्ञान की कुछ खास विशेषताएं थी। ये क्या विशेषताएं थी? तो इनकी लंबी क्षेत्रीय कार्य परंपरा रही, यानी लंबे समय तक ये क्षेत्र में जाकर के कार्य किया करते थे। समुदाय जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसमें रहना, और जिस समुदाय का, जिस सरल समाज का वे अध्ययन करना चाहते थे, वहाँ जाकर के जो अध्ययन करता है वो लंबे समय तक रहा करते थे। और इसी प्रकार अनुसंधान की कुछ विशेष पद्धतियां जिन्हें निर्जातीय पद्धतियां कहा जाता है, उनका उपयोग भी वे किया करते थे। समाजशास्त्री प्राय सांख्यिकी एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण पद्धति एवं संख्यात्मक आंकड़ों पर निर्भर करते हैं। वहीं हम बात करते हैं समाजशास्त्रियों की। समाजशास्त्री जो होते हैं वे प्राय सांख्यिकी और प्रश्नावली विधि का प्रयोग करते हैं, और इनका प्रयोग करते हुए वे सर्वेक्षण पद्धति को अपनाते हैं और साथ साथ ये संख्यात्मक आंकड़ों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस भाग में हमारे जो अलग अलग सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका समाजशास्त्र से किस प्रकार का संबंध है उसको जाना। हमने इन विषयों की समाजशास्त्र से समानता को या संबंध को भी समझा, और इन विषयों का और समाजशास्त्र का जो मुख्य अंतर है उसको भी जाना। तो आज के लिए इतना ही, और आज के भाग के साथ ही हमारे इस अध्याय की जो सैद्धांतिक विषय वस्तु है वो यहाँ समाप्त होती है, और अगले भाग में हम इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको हल करना प्रारंभ करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।